और अर्निंग एंड लर्निंग दोनों साथ कर रहा है। हर जगह पे जॉब्स अवेलेबल है, ऐसा मसला नहीं है। डिपेंडेंट लेके जा सकते हैं ओके। इफ यू आर एडमिटेड इन रिसर्च बेस्ड कोर्सेज। आइट्स है, पीटीई है, डुओलिंगो है, टॉफल, बहुत सारे टेस्ट हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपर्टीज कौन सा टेस्ट है जो स्टूडेंट को अवेल करना चाहिए और करना चाहिए जो बेनिफिशियल है उसके लिए? और जैसे मैं एग्जांपल देता होता हूँ कि अगर उसने कोई शॉपिंग भी करनी है ना तो 5 लोग साथ लेके जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिकली मेरा ख्याल स्टूडेंट जो आपके पास आते हैं ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को एजुकेशन की बात बाद में करते हैं, पीआर का पहले पूछते हैं। एग्जैक्टली। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के अंदर फुली फंडेड स्कॉलरशिप लेने का क्या तरीका है, मिलती भी है कि नहीं? और अभी उसके ऊपर आप लोग 2 मिलियन प्लस स्पेंडिंग कर चुके हैं और वो स्टूडेंट अभी भी उसके पास कुछ नहीं है। कि वीज़ा रेशो किस कंट्री की अच्छी है, किस कंट्री की बुरी है, किस कंट्री में जाना चाहिए, नहीं जाना। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं सर जानजेब ज़फ़र। इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स के जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। वैसे तो हम स्टूडेंट्स को गाइड करते रहते हैं, प्रॉपर गाइड भी करते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये चाह रहा था कि हम सर जानजेब के साथ जो है वो उनका जो 16 साल का एक्सपीरियंस है उसकी बुनियाद के ऊपर ये सभी क्वेश्चंस पूछें कि सर जानजेब इन क्वेश्चंस के आंसर दें तो कैसे देंगे, उनकी एक्सपर्ट गाइडेंस कैसे होगी। तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वैसे सबको ही पता है कि स्टडी अब्रॉड क्या होता है, लेकिन आपकी जो 16 साल की जर्नी है उसके अंदर उसकी जो कच्चा चट्टा है वो सारा कुछ हमें आज बताएं कि स्टडी अब्रॉड आपके नज़दीक क्या चीज़ है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया एक तो आपका। खिज़र, स्टडी अब्रॉड जो है, जिस तरह हम सब लोग जानते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आप अगर इसको देखते हैं तो देखिए, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन होती है डिग्री की, ये भी आपको मालूम है, ठीक है। आपका जो है वो इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है आपको, ठीक है। वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट को डिग्री मिल जाती है। जॉब प्रॉस्पेक्ट्स को लेके ये तो वो चीज़ें जो सारी आप लोग जानते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। कल्चर समझने का मौका मिलता है, लैंग्वेज जो आप लोग समझते हैं, ठीक है, वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाते हैं तो आपको इंग्लिश जो है समझने का मौका मिल जाता है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको हर जगह पर मिल जाएगी। डाइवर्सिटी देखने जो मैंने देखा है ना कि इसके जो बेनिफिट्स हैं जो स्टूडेंट के अंदर नजर आए वो ये हैं: कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है, और इंडिपेंडेंसी। एग्जैक्टली ये दो चीज़ें अगर मेरे से पूछे ना तो मैंने अपने स्टूडेंट्स में देखी हैं। ऑब्वियसली, बिल्कुल। इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले लेते हैं कि अगर एक स्टूडेंट जो 6 साल पहले हमने भेजा है आफ्टर इंटरमीडिएट किसी भी कंट्री के अंदर, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हम स्पेसिफिकली बात करेंगे अभी, ठीक है, तो वो टॉप डेस्टिनेशन के अंदर गया है, यूएसए गया है, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी डेस्टिनेशन में ले लें आप, ठीक है। और एक स्टूडेंट जो है वो आफ्टर इंटरमीडिएट यहाँ पे ग्रेजुएशन करना शुरू कर दी है, 4 ईयर बैचलर डिग्री कर ली एंड देन मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली। बिल्कुल। आफ्टर 6 इयर्स दोनों का कंपैरिजन कर लें आप, जमीन आसमान का फर्क होगा। ठीक है। अब आपको जो चीजें नजर आएंगी, बाकी मैं किसी चीज को बीच में नहीं लेके आ रहा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं जिस तरह मैं सोचता हूँ कि स्टूडेंट के अंदर आपको जो आपको प्रॉब्लम मिलेगी ना एट दी एंड, तो उसको अगर आप उसका एनालिसिस करें ना तो वो डिफरेंस क्रिएट करता है। ऑब्वियसली ये दो मेन चीजें जो आपने डिस्कस की। अब जो स्टूडेंट हमारा इधर है उसका कॉन्फिडेंस लेवल और उसकी जो है ना डिपेंडेंसी टुवर्ड्स देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है सर, एग्जैक्टली बहुत ज्यादा। वो किसी भी डिसीजन में जो है ना वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकता, बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे मैं एग्जांपल देता होता हूँ कि अगर उसने कोई शॉपिंग भी करनी है ना तो 5 लोग साथ लेके जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, उनके ठीक है, उनके पेरेंट्स साथ हैं, उनकी फैमिली साथ है, फ्रेंड्स हैं, वो कोई भी डिसीजन खुद से नहीं ले रहा। एग्जैक्टली। अब उसका नुकसान क्या होता है कि जब उसको ये डिसीजन लेने पड़ते हैं तो उस वक्त वो ना थोड़ा सा घबरा जाता है। अब एक स्टूडेंट जो है यूके की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है या यूएसए में है, अब उसे पता है कि उसने सारे काम खुद से करने, ठीक है, उसने अपना सारा जो लिविंग है खुद से कर रहा है, जॉब्स कर रहा है, तो डे फर्स्ट से इसको मेहनत करने की आदत है। एग्जैक्टली, नो डाउट। और सारे डिसीजंस भी उसके अपने, बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये दो चीजें जो इसमें क्रिएट होती है ना, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देती हैं,
एग्जैक्टली, और डिपेंडेंसी खत्म कर देंगे। खत्म कर देती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इट ये हेल्प्स बेनिफिट देम अ है। लॉट, एग्जैक्टली। और अर्निंग एंड लर्निंग दोनों साथ कर रहे हैं। दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स ठीक है, रियली ये ग्रेट। पॉइंट्स हैं जो बेसिकली हैं। बाकी तो आप इधर अभी गूगल करें कि स्टडी प्रो के बेनिफिट्स क्या हैं, आपको सारे हाँ, मिल वो जाएंगे। तो सब कुछ मिल जाता है। ये तो जो आपने जो 2 पॉइंट्स बताए हैं, मेरे ये ख्याल में ये एक चीज़ बहुत है। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। ठीक है ना। तो सर, अगर हम इसी को अगर फर्दर इस क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू करूं, तो आपको क्या लगता है, या काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के ज़हनों में ये भी क्वेश्चन होता है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है भी या नहीं है कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि ये कंपैरिजन कर लेते हैं बच्चे कि पाकिस्तान में रह के हम एजुकेशन करें तो कॉस्ट इफेक्टिव रहेगी। अच्छा, कॉस्ट को लेके ना इसमें मेरा सोचने का एंगल थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इस तरह है कि अब अगर एक स्टूडेंट है वो स्टडी अब्रॉड को लेता है तो उसको इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। इनिशियली उसको एक बजट बनाना पड़ता है। दैट Exactly. इज अराउंड 2 मिलियन to 3 million. 3.5 या 3 मिलियन आपका मिनिमम बजट रिक्वायर्ड है। Exactly. अगर हम हाफ डिपॉजिट के साथ जाते हैं। बाकी आपको पता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट वहाँ जाके साथ अर्निंग करता है, जितने उसको आवर्स अलाउ होते हैं, अगर उसमें जॉब भी कर रहा है स्टडी भी कर रहा है तो डिफिकल्ट, लेकिन सारे ही मैनेज कर रहे हैं। मैनेज कर रहे हो, तो उसको इनिशियली कॉस्ट पड़ती है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन मैंने ये देखा है कि वो भी उस स्टूडेंट से अच्छा रह जाता है जो पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं। अब फिर एग्जांपल वही है जो पहले मैंने दी। इंटरमीडिएट का स्टूडेंट ले लें 6 साल पहले, जो हमारे थ्रू गया है, तो उसकी कॉस्ट आप निकाल लें। उस वक्त अराउंड मेरा ख्याल 1 मिलियन to 1.2 मिलियन के करीब 10 से 12 लाख रुपए में वो हाफ फी डिपॉजिट करा के एग्जैक्टली ऐसे ही चला गया। ऐसे ही है। टॉप इंस्टीट्यूट के अंदर। बाकी उसने अपने एक्सपेंसेस खुद मीट किए, फर्दर स्टडीज के भी। अगर उसको चलो को घर से भी लेने पड़े तो वो भी उसने मैनेज कर ली। और वोकेशंस के अंदर, और अगर पीएसडब्ल्यू मिल गया तो उसके अंदर उसने अपने पैसे अच्छे तरीके से उसको पूरे कवर अप कर लिए, वसूल कर लिए। बिल्कुल। अब वो तो बैठा है विन विन सिचुएशन के अंदर। एग्जैक्टली। अब आ जाते हैं फिर पाकिस्तान के स्टूडेंट के जो लोकली इधर स्टडी कर रहे हैं। अब उसने कोई भी डिग्री की है, इंजीनियरिंग की है, बीबीए किया है, कोई भी किसी भी लाइन में आप स्टूडेंट उठा लें। ठीक है, आईटी का स्टूडेंट है, ऐसे ही है। उसने 4 ईयर बैचलर डिग्री में भी और देन मास्टर डिग्री में भी स्पेंडिंग ही की है। चाहे फी कम है ज्यादा है उसको मैं डिस्कस ही नहीं करता, लेकिन वो अपने घर पे बर्डन है। एग्जैक्टली। ठीक है, वो अपने मंथली एक्सपेंसेस भी कर रहा है, घर से खा पी भी रहा है, वो रह भी रहा है। हम उसको काउंट नहीं करते। हमारे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं कि उसको वो कैलकुलेट नहीं करते। एज कम्पेयर टू द स्टूडेंट हु इज स्टडीइंग अब्रॉड, वो अपनी लिविंग भी खुद कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और अपनी एजुकेशनल कॉस्ट भी खुद से बियर कर रहा है। एग्जैक्टली। तो इधर आप सारा कुछ वो उसको दे रहे हैं। अगर आप 6 साल के उसके एक्सपेंसेस को सिर्फ कैलकुलेट थोड़ी देर के लिए कर लें ना, तो वो उतने ही बन जाने जो 6 साल पहले उसने 12 लाख देके चला गया, और अभी उसके ऊपर आप लोग 2 मिलियन प्लस एक्सपेंडिंग कर चुके हैं, और वो स्टूडेंट अभी भी उसके पास कुछ नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये कॉस्ट का एनालिसिस है जो मैं करता हूँ। सर, वेल एक्सप्लेन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं सर। दैट इज अबाउट स्कॉलरशिप्स। तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के अंदर फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स लेने का क्या तरीका है, मिलती भी हैं कि नहीं? अच्छा, स्कॉलरशिप को लेके ना थोड़ा सा वो मैं क्लियर कर दूं। जो हमारा स्टूडेंट डिमांड करता है ना, उसके नज़दीक फुली फंडेड स्कॉलरशिप ये है कि जी उसको ट्यूशन फी भी फ्री हो, अकोमोडेशन भी मिल जाए और साथ स्टाइपेंड भी मिले पर मंथ। एग्जैक्टली। ठीक है, ये बिल्कुल मिलता है जी। ठीक है, लेकिन कहाँ से अप्लाई करना और कैसे करना ये मैं गाइड कर देता हूँ। ठीक हो गया। स्टूडेंट्स जो कंसल्टेंट्स को, जो स्टडी अब्रॉड के कंसल्टेंट को कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं, तो जारी बात है वो तो उनके पास पेड ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो वो तो आपको हेल्प आउट नहीं करेंगे। इसके लिए आपको खुद से मेहनत करनी पड़ती है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट बेस पे भी मिलते हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट पाकिस्तान की भी हो सकती है, जिस तरह HEC अनाउंस करती है कुछ स्कॉलरशिप, आप उसमें जाएं, वेबसाइट देखें और उसमें देखें कौन कौन सा स्कॉलरशिप है, और उसके लिए आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो अप्लाई करें। ऑन द अदर साइड जो है वो आप यूनिवर्सिटीज देखें, फॉरेन यूनिवर्सिटीज। ओके। हर यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही होती है स्कॉलरशिप्स। उसमें फुली फंडेड भी हो सकते हैं, ठीक है, ट्यूशन फी फ्री भी हो सकती है। इस तरह के वो सही हो गया। जिस तरह एग्जांपल एक दे देता हूँ, जिस तरह आप उसको देख लें कि जी आपको फुल ब्राइट फ्यूचर जो स्कॉलरशिप है, ठीक है,
वो आप देख सकते हैं, उनको आप स्टडी कर लें। ठीक है, ओके। इस तरह डार्ट स्कॉलरशिप्स हैं, जर्मन के हैं, इस तरह और भी हैं, हर कंट्री का डिफरेंट है। ओके, आप उसके लिए क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आप खुद से अप्लाई करें काइंडली, उसमें किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी के पीछे फिरने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आप सिर्फ गाइडेंस जरूर ले लें, अगर कोई आपका सीनियर गया हुआ है, या आप उसको इंटरनेट के ऊपर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, सब कुछ Google पर अवेलेबल हर है। चीज अवेलेबल है, लेकिन आपकी कॉम्पिटेंसी वैसी होनी चाहिए। इसलिए एनएक्स कंसल्टेंट जो है वो कोई भी ऐसा स्कॉलरशिप ऑफर नहीं करते, ठीक है। आपको इसके लिए खुद से अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। ओके, और हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं दैट आर फुली पेड। हाँ, उसमें कुछ ऐसा हो जाता है कि यूनिवर्सिटी डिस्काउंट कर देती है फी के अंदर, तो वो हम ऑफर करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 1000 टू 5000 पाउंड तक, 6000 पाउंड तक आपको जो है वो डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं 1 ईयर फी में। तो वो हम आपको लेके दे देंगे, तो डिस्काउंट्स आर अवेलेबल। सो मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो उनके माइंड में चीज़ बैठी हुई है कि बहुत सारे नंबर ऑफ टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट हैं जो कि मार्केट में आ गए हुए हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट जो सा लैंग्वेज सर्ट है, आइट्स है, पीटी है, डुलिंगो है, टॉफल, बहुत सारे टेस्ट हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपर्टीज, कौन सा टेस्ट है जो स्टूडेंट को अवेल करना चाहिए और करना चाहिए जो बेनिफिशियल है उसके लिए? जी सर, मेरे से तो जिसने ही पूछा है, हमेशा मैं यही उसको बोलता हूँ कि भैया आप सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट करें। ओके, ठीक है। अब सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है, इसको सेल्ट बोला जाता है। सेल्ट, एग्जैक्टली। इसमें सारे ही जितने भी आपको कोई भी टेस्ट मिल जाए, आइल्स मिल जाए, पीटी मिल जाए, ठीक है, टॉफल है, और भी जितने भी हैं, आप इनमें से कोई कर लें और सेंटर बेस्ड कर लें, वो बेस्ट है। वो हर यूनिवर्सिटी इसको एक्सेप्ट करेगी। जब हम जाते हैं ना अदर टेस्ट की तरफ, जिस तरह जिनके आपने नाम लिए हैं सबके, तो वो फिर ये होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज उसको ले रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं ले रही, कुछ नहीं ले रही, तो वो फिर आपको मसला बनेगा। या तो आप फिर उसको टारगेट करके अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, कुछ ये भी देखने में आया है, फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है, वो लैंग्वेज सर्ट को एक्सेप्ट कर रही थी 1 घंटे के अंदर। ओके, स्टूडेंट ने वो बेचारे ने अटेम्प्ट कर लिया। एट द एंड जब वो एप्लीकेशन प्रोसेस में थी तो पता चला जी कि उसने अब जो है ना रिफ्यूज करना शुरू कर दिया, यूनिवर्सिटी ने रिक्वायरमेंट चेंज कर, तो फिर स्टूडेंट वहीं पे खड़ा है। एग्जैक्टली, ये तो सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट करने में ही खैर है, तो वो करें, भला इसी में। हाँ जी, उसी में फायदा है आपको, और लैंग्वेज सीखने का ही मौका मिलेगा। That's great. और बाकी सब लोगों को पता है कि आप प्रैक्टिस चलती हैं, स्टूडेंट आ कहता है कि हमें कुछ ना करना पड़े, ठीक है, तो वो उसमें उनका ही नुकसान है। सही है, सही है। हम लोग तो हमेशा ये गाइड करते आ रहे हैं कि आप लोग जो है वो सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की तरफ जाएं, उसकी कोचिंग लें और प्रॉपर टेस्ट उसको पास करें, तो वो आपको फ्यूचर में भी बेनिफिट देगा। वो लोग ये चीज़ लाजमी सुने जो कि सर ने अभी एक्सप्लेन की है। जो लोग सोचते हैं कि हमें कुछ ना करना पड़े और हम लोग जो है वो मूव आउट जो है स्टडी अब्रॉड के लिए चले जाएं, तो ऐसा नहीं होता। आपको इंग्लिश लैंग्वेज कंट्री के अंदर जाना है तो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देना है और सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देना है। दैट्स ग्रेट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ अबाउट वीज़ा रेशो। कि वीज़ा रेशो किस कंट्री की अच्छी है, किस कंट्री की बुरी है, किस कंट्री में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अपनी एक्सपर्टीज़ के लिहाज से स्टूडेंट्स को गाइड करें कि वीज़ा रेशो बेसिकली कैसे देखनी चाहिए स्टूडेंट को। सर, वीज़ा रेशो जो है ना, देखिए ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, ठीक है, और इसमें डे बाय डे चेंजेस आ रही होती हैं। ओके, आज जो हम इंफॉर्मेशन देंगे शायद वो 7 दिन बाद, 10 दिन बाद वैलिड ना हो, और हर कंट्री की रिक्वायरमेंट्स बदलती रहती हैं। बिल्कुल, ठीक है। अब वीज़ा रेशो में अगर हम देखते हैं तो यूके हमेशा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में अबव रहा है, सबसे ऑब्वियसली। उसकी वजह सिर्फ ये है कि उसका पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। सर्टेन पॉइंट्स हैं, अगर आप वो पूरे कर लेते हैं तो आपको वीज़ा अलॉट हो जाता है, ठीक है। तो अभी भी इस वक्त भी अगर देखें तो यूके की वीज़ा रेशो अच्छी है, बिल्कुल, नो डाउट, ऐसे ही है, बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। अब दूसरे कंट्रीज की तरफ आते हैं तो वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन के ऊपर कि कैंडिडेट कैसा है। ओके, ठीक है। अगर आप देखें कि हमारे पास एक स्टूडेंट आता है, वो फ्रेश है, उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और उसकी इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स मीट है, और जो है उसके फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल, और 2-3 को विजिट भी लगे हुए हैं पहले अच्छे कंट्रीज के, ठीक है। तो वो अगर कनाडा अप्लाई करेगा तो वो भी वीजा देगा उसको, यूएस से करेगा वो भी दे देगा, इसकी 5 उंगलियां घी में, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन ये चीजें ना वेरी करती हैं,
ऑब्वियसली और ऐसे ही जो बेसिकली कंसल्टेंट का काम है ना मशवरा देना, वो यही है कि वो एप्लीकेशन को देखे और उस पर गाइडेंस उसको दे के भाई आप इधर स्टैंड कर रहे हैं, और उसको एग्जैक्टली। राइट डायरेक्शन पे लेके जाए। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स भी आके हमें कह रहे होते हैं, उनकी प्रोफाइल अच्छी नहीं होती, हमें जी इस कंट्री में भेज दें। तो उसको जब हम लोग गाइड करते हैं कि हम आपका इस कंट्री के अंदर जो है वो प्रोफाइल प्लेस नहीं हो सकती, आप ऑल्टरनेट ऑप्शन ले लें, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब डिसहार्ट से हो जाते हैं कि हमें क्यों नहीं भेज रहे इस कंट्री के अंदर, शायद हमारा कोई फ़ायदा है इस कंट्री के अंदर भेजने का, जिसमें उसको हम लोग गाइड कर रहे हैं। तो इस बारे में भी थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बता दें कि ऐसा नहीं होता, आपकी प्रोफाइल पे बड़ा डिपेंड कर रहा होता है, जैसे कि सर जांजिब ने बोला है। जी बिल्कुल, वो आपने एक्सप्लेन कर दी हर चीज़। तो आप लोग अपनी असेसमेंट के लिए हमारे जो ट्रेन काउंसलर्स हैं उनके पास आ सकते हैं, और आप अपनी सबसे पहले असेसमेंट करवाएं, और जिस कंट्री के लिए आपको जो है वो वीज़ा रेशो बेहतर नज़र आए और जिस पर गाइडेंस मिले उसके लिए आप अप्लाई करें, तो वो बेहतर होएगा आपके लिए। थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, इस क्वेश्चन के इंटर रिलेटेड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज के पीआर क्या होता है? पीआर हमें स्टूडेंट्स बहुत आगे कहते हैं कि हमें इस कंट्री में भेज दें, इसमें पीआर आसान है, हमने पीआर लेनी है। तो पीआर को ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे नहीं लगता कि उनको एग्जैक्टली पता है कि व्हाट इज़ पीआर और कौन सी कंट्री में पीआर आसान है। बेसिकली मेरा ख्याल स्टूडेंट जो आपके पास आते हैं ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को एजुकेशन की बात बाद में करते हैं, पीआर का पहले पूछते हैं। एग्जैक्टली, ये तो पीआर कोई मींस शक परमानेंट नहीं। रेजिडेंसी, सेटलमेंट, बिल्कुल पक्के होना, पक्की ठीक है, पासपोर्ट, ठीक है ना। ऐसे तो ही है। ये चीज़ है, देखिए नो डाउट आपका ख्वाब है, लोग चाहते हैं कि हम सेटल्ड हो जाएं, ठीक है, तो वो अच्छी बात है, उसके ऊपर सोच लेना। लेकिन ये है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर हैं तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि आपने स्टूडेंट वीज़ा लिया है, एग्जैक्टली, ठीक है, बच्चे आपने भूल उसकी जाते हैं। रिक्वायरमेंट फुलफिल करके आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं। हम्म, और यहाँ तक मेरा नॉलेज है, कोई भी कंट्री इस टाइम स्टूडेंट वीज़ा की बेस पे पीआर नहीं देता। ये ओके। कैटेगरी है डिफरेंट कि पीआर आप किस तरह लेने जा रहे हैं। आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, उसके थ्रू पीआर ले रहे हैं, आप जो ठीक है है। वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो है सेटलमेंट के डिफरेंट कंट्रीज के, आप उनको फुलफिल करके आप जा रहे हैं। ओके। आप जो है वो बिजनेस इमिग्रेशन के थ्रू जा रहे हैं, आप सेटलमेंट वीज़ा ले रहे हैं, ठीक है। आप जो है अच्छा। वो प्रॉपर मैरिज करके नेशनल के साथ वो फिर नेशनलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो आपके पास डिफरेंट वेज हैं सही पीआर के। सही सही परमानेंट सही। रेजिडेंसी का कोई एक रास्ता नहीं है, ओके। ठीक है। तो क्योंकि पाकिस्तान से आपको जो वीज़ा लेना है आपने, तो आपको जो है यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। तो एग्जैक्टली। इस वजह से आप जो स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे होते हैं। लेकिन आप ज़हन में ये रखें कि आप सबसे पहले स्टूडेंट है और स्टूडेंट वीज़ा को कंप्लीट करें, कंप्लीट करना ठीक है। बिल्कुल। और अपने स्टूडेंट वीज़ा को आप जब अचीव कर लेंगे, देन आपको पोस्ट और स्टडी वर्क वीज़ा भी मिलता है सारे कंट्रीज़ में इस टाइम जितने हैं, यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, एग्जैक्टली ठीक है। तो एग्जैक्टली आप अगर उसके ऊपर रह के फिर सोचें कि आपने आगे क्या करना है। एग्जैक्टली तो सेटलमेंट तो मेरा ख्याल उसकी भी हो जाएगी जो प्रॉपर एजुकेशन ले लेता है और एक अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री कंप्लीट कर ली है, तो वो तो फिर मेरा ख्याल है कि अगर उसने वाकई किया तो सेटल्ड है। अब सेटल्ड कहाँ पे है? पूरी दुनिया उसको ले लेगी, पूरी दुनिया में सेटल्ड है सारी दुनिया उसके लिए ओपन है, फिर पाकिस्तान में भी आके सेटल हो जाएगा एग्जैक्टली अगर ऑब्वियसली। उसके पास नॉलेज है, उसके पास जो है स्किल्स हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि ऐसा कोई आपने मतलब आप स्टूडेंट वीज़ा पे गए हैं ना, तो वो टॉप क्लास की स्टडी डेस्टिनेशंस है, वहाँ से आप स्टडी ही कंप्लीट कर लें तो आप समझ लें कि आप हर जगह जा सकते हैं अपनी सेटलमेंट के लिए। अगर आपने पीआर के लिए अप्लाई करना है तो उसमें अगर आप स्किल्ड माइग्रेशन की बात करेंगे तो उसके लिए आप कनाडा की फेडरल स्किल्ड वर्कर जो कैटेगरी है उसको ज़रूर जाके स्टडी करें, ठीक है। उनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जाएं और उसमें फेडरल स्किल्ड वर्कर उसको स्टडी करें, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के लिए आप 189, 190 और 485 सब क्लास है, उसको ज़रूर स्टडी करें। तो आपको ये नॉलेज हो जाएगा कि आपको सेटलमेंट के लिए या पीआर लेने के लिए उस कंट्री में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप पाकिस्तान से ही पॉइंट पूरे कर सकते हैं। अगर आपके पॉइंट्स पूरे तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो मेजर चीज़ें जो रिक्वायर्ड है उसमें आपकी एजुकेशन है, एज है, उसके पॉइंट्स होते हैं, आपकी एक्सपीरियंस के पॉइंट होते हैं और लैंग्वेज। ये मेन आपके फैक्टर्स होते हैं जो आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाते हैं टूवर्ड्स स्किल्ड माइग्रेशन। ओके ओके, दैट्स ग्रेट सर। होप सो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको हर जगह कोई प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये एक सर जांजिब का मैं थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। सर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में रहा है ये क्वेश्चन, अबाउट स्पाउस वीज़ा और इन अदर वर्ड डिपेंडेंट वीज़ा। तो जैसे कि अभी बड़ी हवा चली रही है यूके में डिपेंडेंट वीज़ा का, कि यूके ने अब क्लोज़ कर दिया हुआ है, तो इसके बारे में स्टूडेंट्स को गाइड करें। स्टूडेंट्स अब आके काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हैं इस बारे में कि डिपेंडेंट वीज़ा अब मिल सकता है या नहीं मिल सकता। डिपेंडेंट वीज़ा क्लोज नहीं हुआ जी, रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं उसके ऊपर ओके कि कौन सा स्टूडेंट डिपेंडेंट को साथ लेके जा सकता है। ओके जिस तरह पहले भी थी, पहले ये रूल था कि आप एनक्यूएफ लेवल 7 यानी मास्टर डिग्री के कोर्स में डिपेंडेंट साथ अटैच कर सकते थे। अब उसमें फर्दर चेंजेस जो जनवरी 2024 से आ रही हैं वो ये है कि आप डिपेंडेंट लेके जा सकते हैं ओके इफ़ यू आर एडमिटेड इन रिसर्च बेस्ड कोर्सेज। ठीक है, अगर आपने एडमिशन ले लिया है रिसर्च बेस्ड कोर्सेज के अंदर, वो चाहे मास्टर डिग्री लेवल पे या पीएचडी लेवल पे, PhD हो, ठीक है, तो आपको रिसर्च बेस्ड कोर्स के अंदर एडमिशन लेना कंपलसरी हो गया, तभी आप डिपेंडेंट साथ लेके जा तब आप डिपेंडेंट साथ अटैच कर सकते हैं। ओके ओके ओके। और व्हाट अबाउट सर, अगर थोड़ा सा हल्का सा अदर कंट्रीज़ का भी गाइड कर दें। अदर कंट्रीज में डिपेंडेंट सेम वैसे ही जिस तरह पहले चल रहे हैं। ठीक है हम लोग एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन देखते हैं और गाइड करते हैं फिर आपको कि आपको जो डिपेंडेंट किस तरह अटैच होना है। ऑस्ट्रेलिया में भी अप्लाई कर सकते हैं, कनाडा में भी अप्लाई कर सकते हैं, यूएस से भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। सो मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जानज़ेब, स्टूडेंट जो हैं वो जॉब्स के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंफ्यूज्ड रहते हैं कि हम लोग स्टडी अब्रॉड के लिए जा तो रहे हैं, तो अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हर तरह की खबरें फैल जाती हैं कि जॉब्स अवेलेबल नहीं है, ना आना और ये वो सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग। तो स्टूडेंट को अपनी एक्सपर्टीज से गाइड करें, क्योंकि आप तो 16 साल से बच्चे जो है वो स्टडी अब्रॉड के लिए जॉब्स भेज को रहे हैं। लेके ना कि सर बहुत सारी एम्बिग्यूटीज हैं लोगों के जहन में, यहाँ से लोग पता नहीं क्या क्या सोच के चले जाते हैं। तो सबसे पहले इस पर रिसर्च करनी चाहिए। कोई भी काम है, वैसे अब तो इतनी इंफॉर्मेशन ईजी हो गई है कि आपके पास फ़ोन अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है, तो आप चाहे आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आपके हाथ में है। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले ये सर्च करना चाहिए कि जॉब्स कौन सी अवेलेबल है। ठीक है, कि आपने किस तरह की जॉब्स करनी। ठीक है ठीक है, ओके। और जिस तरह मेजर मैं भी आपको गाइड कर देता हूँ, वहाँ पे लोग जो है वो सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं, और जॉब्स छोटी छोटी जॉब्स करते हैं, कोई डिलीवरी की जॉब कर रहे हैं, कुछ जो है वो ये जितने फूड चेन्स होती हैं उसके अंदर हैं। ठीक है ना, तो ये छोटे छोटे काम इसलिए कर रहे होते हैं कि उनको लिमिटेड आवर्स अवेलेबल होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, और उसके अंदर कोई भी जॉब जो फिट आती है वो स्टूडेंट करता है, उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए। यहाँ तक जॉब की अवेलेबिलिटी का है तो वो देखें, आपने जिधर भी जाना है जाके अप्लाई करना है। ठीक है, तो जितना कोई मेहनती होगा उसको उतनी जल्दी जॉब मिल जाएगी। अगर टफ भी है देन भी अवेलेबिलिटी है, हर जगह पे जॉब्स अवेलेबल है, ऐसा मसला नहीं है। ओके ठीक है, और जिसने सोचा हुआ है कि मुझे घर से आके कोई ले जाए आके, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ऐसे ही। ठीक है, और सेकेंडली आपका नॉलेज और थोड़ी सी स्किल्स भी आपको पता होना चाहिए। जिस तरह मैं एग्जांपल अभी दे रहा हूँ, जिस तरह फर्स्ट मैंने एग्जांपल दी है कि सिक्योरिटी की जॉब्स अवेलेबल हैं, जो ज़्यादातर स्टूडेंट, क्योंकि उसके अंदर आपको आवर्स ऐसे मिल जाते हैं कि आप उसको इजीली कर सकते हैं, वेज रेट भी ओके। तो अगर आप उसको देखें तो आप उसके लिए पाकिस्तान से या जिस भी कंट्री में आप हैं वहाँ से आप पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स पहले बना के लेके जाएं। तो प्रिपरेशन फॉर द जॉब, नॉलेज अबाउट द जॉब, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, तो ये चीज़ है। तो जॉब्स को लेके यही है कि जिधर भी हैं, जिस कंट्री में भी हैं, आपको वहाँ पे एफर्ट करनी पड़ती है, थोड़ी सी मिल जाती है। इट डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट कि आप कितनी एफर्ट करती है, आपकी रिसर्च कितनी है। थैंक यू सो मच सर। एक बहुत ही अलार्मिंग सा क्वेश्चन है और अलार्मिंग सी सिचुएशन भी है स्टूडेंट्स के लिए, जो कि पता होना बहुत ज़रूरी है। वो ये कि स्टूडेंट वीज़ा पे बच्चे जाते हैं और शिफ्ट कर लेते हैं वर्क वीज़ा को। तो ये जो प्रोस्पेक्टिव हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी एक्सपर्ट गाइडेंस से गाइड करें कि ये कितना ख़तरनाक हो सकता है उनके लिए और उनके फ्यूचर के लिए। देखिए, यही वो चीज़ें जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, ऑब्वियसली। ठीक है, और इतना ज़्यादा प्रेशर होता है हमारे ऊपर भी, हमारे कंट्री को लेके भी, कि अगर कुछ स्टूडेंट हैं वहाँ पे जाके जॉब वीज़ा के ऊपर शिफ्ट हो रहे थे, तो आपके सामने अब देखिए रिस्ट्रिक्शन जो आ रही हैं जॉब वीज़ा के ऊपर, और वो सारी इसी वजह से हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप गए हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, तो आपको चाहिए सबसे पहले अपने स्टडी को कंप्लीट कर लें। आपने उसके लिए कॉस्ट पे की है, ऑब्वियसली।
ठीक है, हैंडसम आप उसको अमाउंट। कंप्लीट करके बाद में चले गए। इवन मैंने मास्टर डिग्री के स्टूडेंट ऐसे देखे जिनका 1 ईयर का कोर्स था, 6 माह गुजर गए, 6 माह पीछे रहते हैं, भाई अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर लो। ऐसे ही है, ऑलमोस्ट आप अपनी फी दे चुके हो, बिल्कुल। डिग्री ले लो, उसके बाद आपके पास इतना टाइम है जिधर जो करना है करते फिरें। पोस्ट स्टडी वर्क मिल रहा है सर तो जी उनको। मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ जो, और मैंने नहीं देखा कि बहुत ज्यादा बेनिफिट स्टूडेंट को मिलते हैं। कुछ भी नहीं। अगर कुछ मिल भी जाता है तो आप यही 6 माह बाद ले लें, साल बाद ले लें, 4 साल बाद ले लें, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना चाहिए। सब्र नहीं है स्टूडेंट्स के अंदर, ताकि एक चीज मैं नहीं तो समझता कि जो स्टूडेंट इनकम्प्लीट छोड़ता है चीजों को, हम्म, या कोई भी काम आप बीच में छोड़ देते हैं करते करते, तो वो पूरी लाइफ आपके साथ चलता है, कभी भी कोई चीज कंप्लीट नहीं करेंगे। कोई शक नहीं है, ऐसे ही है। ठीक है, तो आप सबसे पहले जब देख रहे हैं कि आप उस वीजा पे जिस पे गए हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स को फिल करें, ठीक है, फुलफिल करें, देन फिर आप आगे जाएं। बिल्कुल जो भी करना है करें। ये कौन सा खत्म, अगर एक स्टूडेंट है उसकी एज है 25, ठीक है, मास्टर डिग्री का स्टूडेंट है, तो वो आफ्टर 1 ईयर कर ले जो करना है। हाँ, 1 साल में क्या हो जाता है? क्या है उसको अभी काम मिलना है बस। ऐसे ही एक तो ये, अगर इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है, मैं तो उसको अंडर ग्रेजुएट स्टडीज के जो स्टूडेंट होते हैं उनको तो बिल्कुल ये कहूंगा कि भाई अपनी स्टडी कंप्लीट कर लो, बिल्कुल, ये मौका बार बार नहीं मिलना। और जो आप और जॉब्स में पढ़ गया, वीजा पे शिफ्ट हो गया, मैंने उसको बाद में एजुकेशन कंप्लीट करते हुए नहीं देखा, और वो हमेशा के लिए ऐसी वो और जॉब्स के ऊपर ही रहते हैं, दलदल में फंस जाते हैं ना। अब वो टैक्सी ड्राइवर बन गया तो उसने क्या करना है, वही रहना है, 10 साल बाद भी उसकी इनकम वही होनी है। एग्जैक्टली। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करें। एजुकेशन जो है बड़ी कीमती चीज़ है, बिल्कुल ऐसे ही अंडरस्टैंड करना चाहिए। और ये पेरेंट्स के लिए भी है कि आप अपने जो बच्चे हैं उनको अभी से वर्किंग हैंड बनाने की ना सोचें, वही उनसे जो काम लेना है और उन्होंने अपना फ्यूचर बनाना है, तो वो 2-3 साल बाद, 4 साल बाद अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद कर लेंगे, उसमें कौन सा ऐसा मसला है। जहाँ इतना इंतजार किया है, थोड़ा सा और सब्र करें, डिग्री तो ये तो बिल्कुल नहीं। अब तो वैसे रिस्ट्रिक्शन हो गई है, यूके ने तो बिल्कुल बैन कर दिया हुआ है, हाँ, ड्यूरिंग स्टडीज वीजा स्विच नहीं होएगा। और ये इसी वजह से हुआ है कि लोगों ने बहुत ज्यादा स्विचिंग की थी, एग्जैक्टली, उन्होंने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। वही ना, वो कह लें कि उंगली पकड़ाना और पूरा बाजू पकड़ने वाला हिसाब है। तो ये हिसाब है जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं। तो स्टूडेंट्स काइंडली इस चीज़ को बड़ा गौर करें कि स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं, स्टडीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास की एजुकेशन लें, डिग्री लें, आपको फ़ायदा हो उस चीज़ का, वाइट कॉलर जॉब्स करें, आपको तरक्की के चांसेस मिलें। स्टडी छोड़ के क्या कर लेंगे, छोटी मोटी जॉब्स ही करेंगे ना सारी ज़िंदगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो बहुत अच्छी तरह सर जांजेब ने एक्सप्लेन किया इस चीज़ को। अच्छा सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चे जो है वो ऑब्वियसली स्टडी वीज़ा के साथ साथ वर्क वीज़ा को भी सर्च कर रहे होते हैं कि हो सकता है वर्क वीज़ा में कोई जैक शैक लग जाए हमारा। तो वर्क वीज़ा में अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से कि वर्क वीज़ा बेसिकली क्या होता है, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इजी होता है या डिफ़िकल्ट होता है, और हम एन एक्स कंसल्टेंट बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क वीज़ा को क्यों नहीं डील कर रहे हैं? देखिए जी, वर्क वीज़ा जो है अवेलेबल होते हैं, ठीक है, हमें अक्सर कॉल्स आती हैं वर्क वीज़ा पे गाइड करें। हम लोग तो स्टडीज़ को प्रमोट करते हैं, एग्जैक्टली, ठीक है, वर्क वीज़ा को हम बिल्कुल प्रमोट नहीं करते, ठीक है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम स्टूडेंट्स को या जो कैंडिडेट हमारे पास आते हैं, जो कॉल करते हैं, उनको मैं गाइडेंस ज़रूर देता हूँ कि अगर आपने वर्क वीज़ा पे जाना है तो आप काइंडली ये ज़रूर देख लें कि आप किस कंपनी के थ्रू जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, और वो प्रॉपर कोई जॉब है भी कि नहीं। ओके, एक है जॉब होना, एक है जॉब क्रिएट करना, इसमें डिफरेंस है, ऑब्वियसली ऐसे ही है। ठीक, अभी जो जितने स्कैम चल रहे हैं, इतना ज़्यादा यूके गवर्नमेंट इसके ऊपर बोल रही है, अदर कंट्रीज में भी ये इशू आते हैं, ठीक है। जो फेक कंपनीज हैं वो सिर्फ जॉब क्रिएट करती हैं, यहाँ से आप इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग करके, कुछ सुनने में आया 60-70 लाख रुपया, 75 लाख रुपया, 7 बिलियन 8 मिलियन तक लोग पे करते हैं, ठीक है। वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके कंपनी खत्म, हाँ, वहाँ जाके कुछ भी नहीं, आप फिर वहीं पे होते हैं। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये गाइड करता हूँ। हमारा ये प्रीवियस इनटेक के अंदर एक स्टूडेंट था, उसने इधर से कोई 4 मिलियन स्पेंड किया पहले स्टूडेंट वीज़ा पे, ओके, उसके बाद वहाँ पे जाके शिफ्टिंग की है वर्क वीज़ा के ऊपर, और वो भी उसको अराउंड 7+ मिलियन में पड़ा। एट द एंड वो कंपनी खत्म, और वो स्टूडेंट के उसके पास ना स्टूडेंट वीज़ा है ना उसके पास, और वो वहीं पे खड़ा, सर अब मैं क्या करूँ। That's a really ठीक है, बैड सिचुएशन। तो अभी तो अगर आप इस वक्त देखते हैं, जो यूके गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए हैं
अभी रिसेंटली इसी वीक के अंदर, उसके अंदर वो जो है वो रेगुलेशंस नए लेके आ रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं कंपनीज के ऊपर, उनके क्राइटेरिया के ऊपर, उनकी सिलेक्शंस के ऊपर, और वो जॉब्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जॉब ऑक्यूपेशन लिस्ट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो होम केयर के वीज़ाज हैं उसको लेके वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें आ रही हैं कि इस तरह के जो हमारे जो डिपेंडेंट्स साथ बहुत ज़्यादा गए हैं, डिपेंडेंट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। जो वर्क वीज़ा इशू है ना, जी जी, अब अगर फॉर एग्जांपल ये 100 वर्क वीजा इशू है एग्जांपल, तो 150 वहां पे 7 डिपेंडेंट चला गया, ठीक है ना। तो वो डिपेंडेंट्स के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि स्टूडेंट वीजा पे रिस्ट्रिक्शंस लगी, इस तरह वर्क वीजा के डिपेंडेंट्स के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाने का सोच रहे हैं। ओके ओके, ठीक है। फेक कंपनीज को कैसे उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस करनी है, उसके ऊपर रेगुलेशंस नए आ रहे हैं, बिल्कुल, ठीक हो गया, नंबर 1। नंबर 2, डिपेंडेंट्स को रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लगा रहे हैं, ओके, ठीक है। IHS की फी बढ़ा रहे हैं, अच्छा, हाँ जी, वो काफी उसके अंदर जो इंक्रीज आ रहा है, सही हो गया, ठीक है। और इसी तरह जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है कि ये इस कैटेगरी के लोग जो है वो वर्क वीजा कर सकते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ओके, करंटली। दैट्स रियली अलार्मिंग सिचुएशन राइट नाउ। तो ये ऑब्वियसली प्रीवियसली जो डिस्कस किया सर जांजिम ने, ये हमारी ही हरकतों की वजह से हुए हैं। तो जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट है जाने वाले, काइंडली इस चीज़ को बड़ा सीरियसली अपने फ्यूचर को देखें कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं, वहाँ पे सीरियसली जाके एजुकेशन लें, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करें, ताकि आने वाले जो हमारी जनरेशन है उसको भी फ़ायदा हो। एक पॉइंट मैं और ऐड कर दूं, फॉर एग्जांपल किसी ने वर्क वीज़ा के ऊपर, वर्क वीज़ा का क्वेश्चन था, अप्लाई करना ही है, ओके, तो कम से कम ये तो देख लें कि मेरे में वो स्किल्स हैं जिस जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ऑब्वियसली। फिर कहते हैं हमारे साथ फ्रॉड हो गया वो खुद स्किल ही नहीं है, कोई स्किल नहीं है तो क्या फायदा, ठीक है। जिस फॉर एग्जांपल अगर एक कारपेंटर के लिए अप्लाई कर रहा है, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके, उसको कुछ नहीं आता उसका, ठीक है ना, तो फिर वो बाद में कहता है मेरे साथ हाथ हो गए, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर आपने वर्क वीजा पे अप्लाई करना है तो आप स्किल्ड होने चाहिए, जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं वो जेन्युइन होनी चाहिए, ठीक है, और पैसे देखने जा रहे हो आप आपको वाकई सिलेक्शन की गई है और उसमें जाए, फिर आपको बेनिफिट है, ऑब्वियसली। आप वो वर्क वीजा सर, फिर सही भी वर्क वीजा पे आपको स्पॉन्सरशिप मिल रही है और आपके पास स्किल ना हो, वहां जाके भी क्या फायदा, फायदे कोई नहीं है, वो कंपनी खत्म हो जाएगी, उसने तो सिर्फ क्रिएट की है जॉब, उसके बाद वो खत्म है, एग्जैक्टली, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे वहां पे, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। तो ये जरूर ज़हन में रखिए आप। सो थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ वेरी ग्रेट डिस्कशन, ठीक है। और होप सो कि स्टूडेंट्स आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा ये डिस्कशन सुन के, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और इंशाल्लाह जल्द ही हम दोबारा सर जांजेब का टाइम लेंगे और उनकी एक्सपर्ट गाइडेंस से मुस्तफ़ीद होंगे। थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।